नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर का मात्र एक ऐसा टॉपिक होता है कि चाहे किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन ये मात्र एक ऐसा टॉपिक है कि हर टेक्निकल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामीतर की। और यहाँ पे जितने पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और फिर करते हैं आज की क्लास शुरू। तो आज की जो क्लास है वो हमारी ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामीतर। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है एक डिवाइस होता है, डिवाइस या युक्ति होती है। अब युक्ति जो होती है ये किस प्रकार की होती है? स्थिति प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये एक स्टैटिक युक्ति होती है। क्या होती है? स्टैटिक युक्ति होती है या स्टैटिक डिवाइस होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है एक क्या है भाई? एक स्टैटिक युक्ति है। ठीक है, स्टैटिक युक्ति या स्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, इस स्टैटिक युक्ति को आप स्थिर युक्ति या अचल युक्ति भी आप इसको कह सकते हो। स्थिर युक्ति या अचल युक्ति भी आप इसको कह सकते हो। पूछे ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है तो आप कहोगे स्टैटिक प्रकार का या स्टैटिक प्रकार का या अचल युक्ति होती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। ठीक है, घूमने वाला नहीं होता है या इसमें घूर्णित भाग नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसमें कोई भी घूर्णित भाग नहीं होता है, कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है एक स्थिति युक्ति होती है, एक स्थिर युक्ति होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें तो जो परिणामीतर होती है या ये स्टैटिक युक्ति होती है, ये विद्युत ऊर्जा का यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ऊर्जा का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। और साथ ही इस युक्ति या ट्रांसफॉर्मर के द्वारा आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ाया का मतलब होता है स्टेप अप, वोल्टेज को स्टेप अप, और घटाया का मतलब होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप को उच्चायन कहते हैं और स्टेप डाउन को अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है इस ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है तो ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। कौन? आपका परिणामीतर। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जो ट्रांसफॉर्मर है ये आवृत्ति और शक्ति को, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी और पावर को क्या नहीं करता है? परिवर्तित नहीं करता है। क्वेश्चन में अगर पूछे कि ट्रांसफार्मर किसको नहीं बदलता है या किसको परिवर्तित नहीं करता है तो आपकी आवृत्ति और शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक स्टैटिक युक्ति होती है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक युक्ति को स्थिर युक्ति भी कह सकते हैं और इसको अचल युक्ति भी कह सकते हैं। पूछे ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का डिवाइस होता है तो आप क्या कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है एक स्टैटिक डिवाइस होता है, एक स्टैटिक युक्ति होती है या फिर अचल युक्ति होती है। फिर ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसमें कोई भी घूर्णित भाग नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। फिर अगले पॉइंट की बात करें कि परिणामीतर जो होता है या फिर ये स्टैटिक युक्ति जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ऊर्जा का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। और इसके साथ ही इस युक्ति या ट्रांसफॉर्मर के द्वारा आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है।
अब बढ़ाए का मतलब होता है स्टेप अप यानी उच्चायन, और घटाए का मतलब होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन यानी अपचयन। और अगले पॉइंट की बात करें कि ट्रांसफार्मर जो होता है आवृत्ति और शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि क्या ट्रांसफार्मर पावर को बदलता है या परिवर्तित करता है, तो नहीं। आवृत्ति के लिए पूछे तो नहीं। ठीक है, तो आप इसको एक बार कर लीजिए फटाफट नोट, और उसके बाद में फिर करते हैं इसके आगे का भाग। तो फटाफट आप 2 मिनट का टाइम है, इसको कर लीजिए आप नोट। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ट्रांसफॉर्मर जो है एक किस प्रकार की युक्ति होती है, स्थितिक प्रकार की। फिर दूसरा पॉइंट देखा था कि ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी भाग अगर घूमने वाला नहीं है तो इसमें जो यांत्रिक हानि होती है, जो घर्षण हानि होती है, वो क्या होती है, इसमें शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है तो शून्य, या यांत्रिक हानि होती है तो शून्य। तो घर्षण हानि या यांत्रिक हानि जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, अधिक होती है, यानी उच्च होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो अधिक होती है यानी उच्च होती है, या फिर पूछे कि कितनी होती है, तो यहाँ पे ये 3 कंडीशनें होती है और एक ये होती है 4 कंडीशनें होती है। सबका मतलब एक ही होता है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, अगर आपको दे दे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, अब 90% से 98%, या 92% से 98%, या 95 से 98%, या फिर पूछे मानक दक्षता मतलब स्टैंडर्ड। ठीक है, मानक दक्षता कितनी होती है, तो 98% होती है। इन सब का मतलब एक ही होता है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए अगर आपको इनमें से कोई सा भी दे दे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इन सभी का मतलब, सबका मतलब एक ही होता है। अब यहां से दक्षता से क्वेश्चन आए तो पहला तो आएगा यहां से। ठीक है, फिर दूसरा अगर क्वेश्चन यहां से आए तो इसमें भाई ये 4 कंडीशनें होती है। अगर ये वाला दे दे तो भी सही होगा, ये वाला दे दे तो भी सही होगा, ये यहां से आ जाए तो ये भी सही होगा, और अगर यहां से दे दे तो ये भी सही होगा। फिर पूछे क्वेश्चन कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, इसकी दक्षता होती है, तो आप क्या कहेंगे कि 100% होती है, 100% होती है। और दक्षता से अगर क्वेश्चन आए और दक्षता से क्वेश्चन लगभग थोड़ा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे ये 2-3 कंडीशनें हैं, ये इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इसको कीजिए आप नोट, फिर करते हैं इसके आगे का
भाग। अब इसके जो आगे करेंगे वो करेंगे इसका ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। तो फटाफट कीजिए नोट, फिर करते हैं इसके आगे का भाग। तो अब चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो आगे जो हम करेंगे वो करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। अब यहाँ से भी भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और हमेशा अगर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन उठता है तो सबसे पहले सिद्धांत से उठता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या किसके सिद्धांत पर या किसके नियम पर आधारित है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसका जो सिद्धांत होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आया हुआ है कि बताइए ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत होता है वो किसके नियम पर आधारित है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। अब फैराडे का कौन सा नियम? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब इसको ई एम और आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मैग्नेटिक और आई का मतलब इंडक्शन, क्योंकि प्रेरण का मतलब क्या होता है? इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ई एम आई, ठीक है। अगर सिद्धांत से क्वेश्चन आए कि ट्रांसफॉर्मर किसके नियम पर आधारित है, तो आप क्या कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है ये फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे का कौन सा नियम? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन अगर ऐसे दे कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण या स्पर्श प्रेरण या संपर्क प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। अब आप इसको इतने से कीजिए नोट, और आगे करते हैं इसके आगे का भाग। तो यहां से भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, और फटाफट कीजिए नोट, फिर करते हैं इसके आगे का भाग। आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो करते हैं भाई आगे। देखो ये होती है ट्रांसफॉर्मर कोर। क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर कोर। अब यहां से क्वेश्चन पूछे
कि ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसमें दो वाइंडिंग होती है। पहली जो वाइंडिंग होती है उसे कहते हैं हम प्राथमिक वाइंडिंग यानी प्राइमरी वेस्टर्न। वेस्टर्न बोलो चाहे वाइंडिंग बोलो एक ही बात है। दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर माध्यमिक वाइंडिंग या द्वितीयक वाइंडिंग भी आप इसको सेकेंडरी वाइंडिंग को कह सकते हो। फिर क्वेश्चन यहां से ऐसे आता है कि बताइए जो ट्रांसफॉर्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है ये किससे संयोजित होती है। तो किससे संयोजित होती है, स्रोत से संयोजित होती है। जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये स्रोत से संयोजित होती है। और फिर पूछे कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ये किससे संयोजित होती है, तो लोड से संयोजित होती है। फिर इसमें जो स्रोत होगा वो कौन सा होगा, एसी स्रोत। ठीक है, यहां पे देखो ये पॉइंट देखो यहां पे कि जब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग में या इस वाइंडिंग के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। देखो जब इस वाइंडिंग में, जब प्राथमिक वाइंडिंग में जब आप क्या दोगे, एसी सप्लाई दोगे तो इस वाइंडिंग के चारों ओर, इस वाइंडिंग के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब प्राथमिक जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं एनपी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसे कहते हैं एनएस। अब यहाँ पे N1 या N2 भी आ सकता है। एनपी को कहते हैं प्राथमिक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या और एनएस को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या। ये जो दोनों वाइंडिंग होती है, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, ये जो दोनों वाइंडिंग होती है, परिणाम मित्र की प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग जो होती है किस रूप से जुड़ी होती है, तो यह विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है। और यह किस रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। किस रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अगर क्वेश्चन यहां से पूछे कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग जो होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, वो किस रूप से जुड़ी होती है, तो विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऐसी पर कार्य करता है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि बताइए ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी। हम नेक्स्ट अब वही करने वाले हैं, अगली डेफिनेशन वही लिखेंगे हम कि ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है और कौन सी सप्लाई पर नहीं करता है। तो फटाफट इसको कीजिए आप नोट, इसके बाद में करते हैं इसके आगे का भाग। और इसका जो प्रतिष्ठंभ होता है, जो रिलक्टेंस होता है, वो क्या होता है, कम होता है। नोट कीजिए भाई।
तो आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसके आगे का भाग। तो करते हैं अब आगे। देखो, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन आए कि ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें सकेंद्रित, ठीक है, सकेंद्रित मतलब कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, ठीक है, या कंसेंट्रिक प्रकार की होती है। फिर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। अब यदि ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी, जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी, वो प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाएगी भाई, जल जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जल जाएगी। फिर क्वेश्चन अगर ये ऐसे आए कि ट्रांसफॉर्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो सबसे ज़्यादा जो गर्म होने वाला भाग होता है वो होता है वाइंडिंग। कौन सी होती है भाई, वाइंडिंग होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की सबसे अधिक गर्म कौन सा भाग होता है। तो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है। तो आप कहोगे कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए या एमवीए में होती है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है, तो वहां पे केवीए भी नहीं था और एमवीए भी नहीं था। अब वहां पे जो ऑप्शन में था वो था भाई वीए, ठीक है। वैसे ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए और एमवीए में होती है। लेकिन भाई एग्जामिनर है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, अगर केवीए और एमवीए नहीं आए तो फिर वीए आएगा, ठीक है। किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो इसको करो नोट। और तो आपने नोट कर लिया होगा। और अब करते हैं इसके क्वेश्चन। जितना हमने इस क्लास में पढ़े हैं तो कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस लैंग्वेज में बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, वो सारे इस क्लास में हैं, आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आगे का भाग, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जितना हमने इस क्लास में पढ़े हैं और किन किन पॉइंटों से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो जितना हमने इस क्लास में जो पढ़ा है उन सभी के क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की युक्ति यानी डिवाइस है। तो हमने देखा था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है एक स्टैटिक युक्ति होती है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है, या फिर एक अचल युक्ति होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की युक्ति है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होती है एक अचल युक्ति होती है, ये हमने शुरू में ही देख लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कोई करने में दिक्कत आई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है
ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो, पहला देखो, डीसी पर कार्य करता है, नहीं। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यह भी नहीं करता है। डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यह भी नहीं करता है। और डी ऑप्शन देखो, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो ट्रांसफॉर्मर का यही तो कार्य होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसको क्या करता है, स्थानांतरण करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और ये भी हमने शुरू में ही देख लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, वह क्या कहलाती है। एक बार क्वेश्चन को वापस देखो। निम्न में से विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, वह क्या कहलाती है। जनित्र, मोटर, अल्टरनेटर या परिणामीतर। देखो, जनित्र का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करना। मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक, ठीक है, किसको, वोल्टेज को। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी आंसर हो जाएगा। परिणामीतर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में करते हैं इसके आगे का भाग, ठीक है, करो नोट। तो अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इस वीडियो को रोक के आप नोट कर लो। अब करते हैं इसके आगे का भाग। और ये लो अगला भाग। देखो, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता कितनी होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो एक कंडीशन तो होती है 90 से 98%। फिर मैंने बोला था 92 से 98%। और फिर एक कंडीशन मैंने बोला था आपको कि 95 से 98%। और मानक जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, मानक जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 98%। ठीक है, तो इसमें इन चारों में से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आराम से दिख रहा है कि जो अपना सी वाला है वो सॉरी 95 से 98% हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जगह ये आ जाता
या ये आ जाता तो भी सही था, या फिर पूछता कि मानक दक्षता कितनी होती है, तो फिर मानक दक्षता 98% होती है। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। ठीक है, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम या लेंज का नियम। तो मैंने आपको बोला था कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। और फैराडे का कौन सा नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, या फिर मैंने आपको ऐसे बोला था कि जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या स्पर्श प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या एक और है संपर्क प्रेरण। ठीक है, तो कोई सा भी अगर दे दे तो सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फैराडे के नियम पर आधारित है। और इसका कौन सा नियम, इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में से परिवर्तन करना है या परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वोल्टेज को, पावर फैक्टर को, या पावर को, या आवृत्ति को। तो ट्रांसफॉर्मर का जो मूल कार्य होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा भाग, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो तेल, क्रोड, फ्रेम या वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब होता है वाइंडिंग। तो सबसे अधिक जो गर्म होगा वो कौन सा भाग होगा भाई, वाइंडिंग। ठीक है, अब इसको करो नोट, उसके बाद में करते हैं इसके आगे का भाग। चलो ठीक है, करते हैं इसके आगे का भाग। अब देखो अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है परिणामित्र निम्न में से नहीं बदलता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसको नहीं बदलता है, पहला है वोल्टेज, दूसरा है शक्ति यानी पावर, तीसरा है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और जो डी ऑप्शन है वो बी और सी दोनों। तो जो ट्रांसफार्मर होता है एक तो आपकी पावर को नहीं बदलता है और एक आवृत्ति को नहीं बदलता है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है परिणामित्र की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में जुड़ी होती है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस रूप में
जुड़ी होती है। तो पहला ऑप्शन है विद्युतीय व चुंबकीय रूप से, दूसरा है चुंबकीय रूप से, तीसरा है विद्युतीय रूप से, और चौथा है कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, वह चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है परिणामित्र की दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी यानी दक्षता उच्च होती है क्योंकि यह एक स्थैतिक उपकरण है, वोल्टता को उच्च व निम्न करता है इसीलिए, या दो कुंडलन होती है इसलिए, और डी ऑप्शन है कोई नहीं, है ना। अब देखो दक्षता उच्च होती है, क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानि क्या होती है? शून्य होती है। अब ट्रांसफार्मर में अगर हानि कम है तो दक्षता जो होगी वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हानि होती है वो क्या होती है? कम होती है, और दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है एक स्थैतिक युक्ति होती है, एक स्थैतिक उपकरण होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से या निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, केवल डीसी सप्लाई पर, या फिर एसी व डीसी सप्लाई पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी वो क्या होगी? जल जाएगी। ठीक है? क्लियर है? करो इसको नोट, फिर करते हैं इसके आगे का भाग। और फिर बाकी करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद में फ्री है। और जितना आज हमने पढ़ा है उतने मतलब आज जो हमने पढ़ा है उनमें से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हमने देख लिए। ठीक है? तो जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं और जितने क्वेश्चन यहाँ पे आज डिस्कस करें हैं, दोनों को आप आराम से नोट करना और आराम से बिल्कुल लाइन वाइज उनको पढ़ना और उसके बाद में क्वेश्चन को देखना। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है? बस लैंग्वेज का फर्क है कि लैंग्वेज कैसे देता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज का ही फर्क होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में से अगर क्वेश्चन आएंगे तो भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैं रोज ही आपके लिए ऐसी क्लास लाऊंगा। पहले पढ़ेंगे डिटेल, और जितना पढ़ेंगे उसके करेंगे क्वेश्चन सोल्व। तो अब करते हैं इसके आगे। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसको वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो पहला ऑप्शन देखो, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। सी ऑप्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग जल जाएगी, या डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर काम नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऐसे पर कार्य करता है, और अगर उसको डीसी से जोड़ दिया जाए तो उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी वो क्या होगी? जल जाएगी। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ठीक है? तो ए अपना आंसर इसमें हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर
ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत, ठीक है ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत है। तो ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो ए अपना आंसर हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में से या निम्न में व्यक्त करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो एक तो होती है KVA या MVA, या फिर मैंने आपको एक और बताया था कि VA, क्योंकि भाई ये एग्जाम में आया था इसीलिए। उसमें KVA नहीं था और MVA भी नहीं था, उसमें जो ऑप्शन में था वो था VA। और पूछ लिया था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो ऑप्शन में था वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? अपना बी आंसर हो जाएगा। KVA में अपनी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। ठीक है, इसको कर लो नोट। और आज के लिए इतना ही, और अब करते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार नोट कर लीजिए।